प्रिय विद्यार्थियों, मैं पवन कुमार जारेड़ा, सहायक आचार्य हिंदी, आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कल हमने गणानंद जी का प्रकरण पूर्ण किया था। आज हम कक्षा 12 की अंतरा भाग 2 पुस्तक से 6वां अध्याय रघुवीर साहे जी के बारे में अध्ययन करेंगे। रघुवीर साहे जी, जिनका चित्र आपके सामने दिया गया है, ये आधुनिक काल के नई कविता आंदोलन के प्रतिनिधि कवि है। बहुत महान कवि हुए हैं ये नई कविता आंदोलन में। इनकी जीवन परिचय आज हम पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं रघुवीर साहे जी से आज इस वीडियो की। रघुवीर साहे जी, सर्वप्रथम हम इनके जन्म और इनके देहावसान के बारे में बात करते हैं। रघुवीर साहे जी का जन्म, जैसा कि पाठ्यपुस्तक में बता रखा है, सन 1929 ईस्वी को हुआ। यदि दिनांक के सहित हम देखें तो 9 दिसंबर सन 1929 ईस्वी को रघुवीर साहे जी, जो आधुनिक काल में नई कहानी आंदोलन के प्रतिनिधि कवि कहे जा सकते हैं, उनका जन्म होता है और इनका देहावसान या इनकी मृत्यु 30 दिसंबर सन 1990 ईस्वी को होती है। तो रघुवीर साहे जी ने इस प्रकार से 61 वर्ष का जीवन प्राप्त किया था। 61 वर्ष की अल्पायु ही प्राप्त की थी। 61 वर्ष की आयु में इस दुनिया से चले गए थे रघुवीर साहे जी, लेकिन हमारे लिए इतना कुछ कर गए, हमारे लिए अपनी कविताओं के रूप में इतनी धरोहर छोड़ के गए हैं कि हम उनका नाम गर्व के साथ ले सकते हैं। वो अपने नाम को अमर करके गए हैं। तो आइए देखते हैं। प्रथम पंक्ति में रघुवीर साहे जी का जन्म कहाँ हुआ था, ये प्रश्न उठता है। तो इसका उत्तर है पहली पंक्ति, रघुवीर साहे जी का जन्म उत्तर प्रदेश राज्य की जो वर्तमान राजधानी है लखनऊ, वहाँ पर इनका जन्म होता है। तो एक प्रश्न हुआ कि रघुवीर साहे जी का जन्म कब हुआ, तो आपको उत्तर देना है 9 दिसंबर 1929 ईस्वी को हुआ। रघुवीर साहे जी का जन्म कहाँ हुआ, तो आपको उत्तर देना है कि रघुवीर साहे जी का जन्म उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुआ था। और एक प्रश्न बनता है रघुवीर साहे जी की मृत्यु कब हुई, तो रघुवीर साहे जी की मृत्यु 30 दिसंबर 1990 ईस्वी को हुई। चलिए दूसरी पंक्ति पर देखिए, उनकी संपूर्ण शिक्षा लखनऊ में हुई। रघुवीर साहे जी ने जितनी भी शिक्षा अपने जीवन में प्राप्त की थी, वो संपूर्ण शिक्षा लखनऊ में रहकर ही, जहाँ उनका जन्म हुआ था, वहीं से उन्होंने संपूर्ण शिक्षा भी प्राप्त कर ली थी। वहीं से उन्होंने सन 1951 में अंग्रेजी साहित्य में एमए किया था। ये सन 1951 ईस्वी की बात है। उनका जन्म होता है 1929 में और ये बात है सन 1951 की। सन 1951 ईस्वी में उन्होंने एमए की डिग्री प्राप्त की थी, और वो भी हिंदी साहित्य में नहीं, सर्वप्रथम इन्होंने एमए की डिग्री अंग्रेजी साहित्य में प्राप्त की थी। आगे देखिए, रघुवीर साहे पेशे से पत्रकार थे। ये जो व्यवसाय करते थे, जीविकोपार्जन के लिए जो कार्य करते थे, वो पत्रकारिता का काम था। ये पत्रकार थे, पत्र पत्रिकाएं छापते थे। आरंभ में उन्होंने प्रतीक में सहायक संपादक के रूप में कार्य किया। तो देखो, यहाँ जो प्रतीक दिया गया है वो एक पत्रिका का नाम है, जानी पहचानी पत्रिका है प्रतीक। उस प्रतीक पत्रिका में ये सहायक संपादक रहे थे। पत्रिका का एक संपादक होता है और उसकी सहायता करने वाला जो दूसरा संपादक होता है, उसको सहायक संपादक कहते हैं। तो इन्होंने प्रतीक पत्रिका में सहायक संपादक के रूप में अपनी भूमिका निभाई। इसके बाद वे आकाशवाणी के समाचार विभाग में रहे। इसके बाद जो रेडियो पर समाचार सुनाए जाते हैं, उन्हें आकाशवाणी कहा जाता है। तो ये आकाशवाणी विभाग में भी, समाचार विभाग में इन्होंने काम किया था। कुछ समय तक वे हैदराबाद से प्रकाशित होने वाली एक पत्रिका थी कल्पना, जो आज भी प्रकाशित होती है, उसके संपादन से भी जुड़े रहे थे। हैदराबाद शहर से निकलने वाली कल्पना पत्रिका, जो हिंदी में बहुत जानी मानी चर्चित पत्रिका है, उसका संपादन कार्य भी उन्होंने कुछ समय के लिए किया था। और कई वर्षों तक उन्होंने दिनमान का संपादक किया। और दिनमान कविता, जिसके संपादक अज्ञे जी भी रहे हैं, उनका संपादन का कार्य भी
रघुवीर सहाय जी ने किया था। तो यहाँ एक प्रश्न बनता है कि रघुवीर सहाय जी ने कौन कौन सी पत्रिकाओं का अपने जीवन में संपादन कार्य किया था? तो आप बताओगे प्रतीक पत्रिका, कल्पना पत्रिका और दिनमान पत्रिका। इन 3 पत्रिकाओं में उन्होंने संपादन और सह संपादन का कार्य किया था। इसके अलावा उन्होंने आकाशवाणी विभाग में, समाचार विभाग में भी कार्य किया था। आकाशवाणी के समाचार विभाग में समाचार सुनाया करते थे। पेशे से पत्रकार थे, पत्रकारिता का व्यवसाय करते थे। चलो आगे देखिए, दूसरा गद्यांश देखते हैं हम। रघुवीर सहाय नई कविता के कवि हैं। रघुवीर सहाय आधुनिक काल में जो नई कविता आंदोलन चला, नई कविता आंदोलन आधुनिक काल में 1951 से और 60 तक चलता है, तो उसके कवि है रघुवीर सहाय। एक बार मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हिंदी में जो कविता के काल चले हैं, सर्वप्रथम हिंदी में भारतेंदु युग चला, जो सन 1968 से लेकर सन 1868 ईस्वी से लेकर के और 1900 तक चलता है। पहला युग भारतेंदु युग था जो 1868 ईस्वी से और 1900 ईस्वी तक चलता है। हिंदी कविता में जो दूसरा युग आता है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर उसका नामकरण द्विवेदी युग किया गया। वो 1900 ईस्वी से लेकर 1918 ईस्वी तक चलता है। इसके बाद हिंदी कविता में तीसरा युग 1918 से 1936 तक छायावादी युग चलता है, जिसके प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा प्रमुख कवि और कवियत्री है। 1936 से लेकर और 1943 ईस्वी तक जो युग आया चौथा हिंदी कविता में, उसको हम प्रगतिवाद के नाम से पुकारते हैं, जिसमें नागार्जुन प्रमुख कवि है और भी बहुत से कवि हैं। 1943 ईस्वी से और 1950 ईस्वी तक जो हिंदी कविता में काल आया उसको हम प्रयोगवाद के नाम से पुकारते हैं, और उस प्रयोगवाद के जनक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। और इसके बाद जो छठा काल हिंदी में आता है कविता में, वो 1951 से और 1960 ईस्वी तक चलता है। उसे नई कविता आंदोलन पे कहा जाता है, और उस नई कविता आंदोलन के प्रतिनिधि कवि रघुवीर सहाय भी है। 1960 से और 1975 तक जो कविता हिंदी में चलती है उसे साठोत्तरी, 60 के बाद आने वाली कविता, तो 1960 से 75 तक जो कविता चलती है उसको साठोत्तरी कविता कहते हैं। और 1975 से लेकर के आज तक जो कविता का काल चल रहा है उसको समकालीन कविता कहते हैं। तो बच्चों आपके समझ में आ गया होगा कि कविता के जो छठवां काल था 1951 से लेकर के और 1960 तक, उसको हम नई कविता आंदोलन काल कहते हैं, और उसी के प्रमुख कवि है रघुवीर सहाय जी। आगे देखिए, उनकी कुछ कविताएं अज्ञेय द्वारा संपादित दूसरा सप्तक में भी संकलित है। अज्ञेय ने अपने जीवन में 4 सप्तक निकाले थे। सप्तक का अर्थ है 7 कवियों की रचनाएं, 7 कवियों की रचनाओं को जो एक भावधारा से युक्त थी उनको एक सप्तक बना करके और उन्होंने प्रकाशित किया। तो तार सप्तक जो कि पहला सप्तक था वो 1943 में निकलता है। इसके बाद दूसरा सप्तक सन 1951 ईस्वी में निकलता है, और 51 से 60 की कविता को नई कविता कहा जाता है। तो 1951 में जो सप्तक निकला था, जो 7 कवियों का चयन किया था अज्ञेय जी ने, उनमें रघुवीर सहाय जी का भी नाम आता है। इनका नाम दूसरे सप्तक में आता है। इसके बाद तीसरा सप्तक भी 1959 ईस्वी में आया, चौथा सप्तक 1979 ईस्वी में आया। तो रघुवीर सहाय जी दूसरे सप्तक के कवि है। दूसरा जो सप्तक का प्रकाशन अज्ञेय जी करते हैं उसके कवि है रघुवीर सहाय जी। कविता के अलावा उन्होंने रचनात्मक और विवेचनात्मक गद्य भी लिखा है। उन्होंने हिंदी में कविता विधा में तो लिखा ही है, लेकिन गद्य विधा में भी उन्होंने रचनात्मक और किसी चीज़ का विवेचन करना, उसको विस्तार के साथ बताना, ऐसा गद्य क्षेत्र भी लिखा है। रचनात्मक जो कि स्वयं के अनुसार उद्भूत हो, जो स्वयं सोच विचार करके लिखे, किसी की नकल नहीं करे, अपने हृदय से जो भावों का प्रस्फुटन हो और उसको हम लिखें, तो उसको रचनात्मकता कहते हैं। तो उन्होंने कविता के अलावा गद्य क्षेत्र में भी लिखा, और उसमें रचनात्मक रचनाएं और विवेचन, किसी भी प्रकरण को विस्तार के साथ बताना, तो रचनात्मक और विवेचनात्मक गद्य क्षेत्र में भी उन्होंने रचनाएं दी है।
उनके काव्य संसार में आत्मपरक अनुभवों की जगह जनजीवन के अनुभवों की रचनात्मक अभिव्यक्ति अधिक है। देखो, जो हिंदी में कवि है, कुछ कवियों ने हिंदी में अपनी आत्मा की जो आवाज़ थी, अपने आत्मा के जो अनुभव थे, उनको महत्व दिया, तो कुछ कवि इसके विपरीत है, उन्होंने जनजीवन के अनुभवों को महत्व दिया। यहाँ अज्ञेय अपनी आत्मा के अंदर जो बात है उसको महत्व देते हैं, तो आत्मपरक बातों को निकालते हैं। बाद में वो भी जनजीवन की जो अनुभव है उनको महत्व देते हैं, लेकिन पहले वो आत्मपरक बातों को ज़्यादा महत्व देते हैं। तो यहाँ पर रघुवीर साय जी के बारे में हम ये कह सकते हैं कि उनका जो कविता संसार है या काव्य संसार है, उसमें उनके स्वयं के जो आत्मपरक अनुभव है, अपनी आत्मा से निकले हुए जो अनुभव है, उनके स्थान पर उनको महत्व नहीं दिया। उनके स्थान पर जनजीवन, जो सामान्य जनता है, उनके अनुभवों की और अपने हृदय से रचनात्मक अभिव्यक्ति की है। अर्थात उन अनुभवों को पहले समझा है उन्होंने और फिर अपने अनुसार उनको ढाल करके और हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो जन अनुभूतियों को ये व्यक्त करते हैं, ऐसे रघुवीर साय जी कवि हैं। वे व्यापक सामाजिक संदर्भों के निरीक्षण, अनुभव और बोध को कविता में व्यक्त करते हैं। सबसे पहले वे व्यापक रूप से अर्थात विस्तृत रूप से सामाजिक संदर्भों का निरीक्षण करते हैं। सामाजिक बातों को पहले देखते हैं, उनको समझते हैं, उनको परखते हैं। उसके बाद जो अनुभव उनके पास आता है, उस अनुभव को और बोध को अपनी कविता में व्यक्त करते हैं। तो सामाजिक जो बातें हैं, समाज की जो बातें हैं, उनको समझकर और उसके बाद वो कविता में लाते हैं। इस प्रकार से ये दूसरा गद्यांश था। अब तीसरा गद्यांश आप देखिए जो आपकी स्क्रीन पर है। रघुवीर साय ने काव्य रचना में अपनी पत्रकार दृष्टि का भी सृजनात्मक उपयोग किया है। हमने आपको बताया कि रघुवीर साय जी पेशे से पत्रकार हुआ करते थे, तो उन्होंने जब अपनी कविताएं लिखी है तो पत्रकार की जो दृष्टि उनकी थी वहाँ से भी उन्होंने सहायता ली है और पत्रकारिता के क्षेत्र में जो कुछ भी वो जानते थे उसका भी प्रयोग उन्होंने अपनी कविताओं में किया है। वे मानते हैं कि अखबार की खबर के भीतर दबी और छिपी हुई ऐसी अनेक खबरें होती है जिनमें मानवीय पीड़ा छिपी रहती है। यहाँ रघुवीर साय जी के बारे में कहा गया है कि उनका मानना था, रघुवीर साय जी का, कि समाचार पत्र या अखबार जो निकलता है उस अखबार की खबर के भीतर दबी हुई, छिपी हुई अनेक खबरें ऐसी होती है जो कि जिनके अंदर मानवीय पीड़ा या मानवीय दुख या पीड़ा या दुख का भाव छिपा हुआ होता है अखबार की खबरों में भी। तो उन अखबार में जो खबरें छपती है उन खबरों को भी इन्होंने अपनी कविता के साथ जोड़ करके और अपनी कविता में व्यक्त किया है। उस छिपी हुई मानवीय पीड़ा की अभिव्यक्ति करना कविता का दायित्व है। वो मानते हैं कि अखबारों में या समाचार पत्रों में जो ऐसी खबरें आती है जिनमें कि पीड़ा और दुख आदि का भाव समाया हुआ है, तो उस भाव को भी कविता में प्रस्तुत करके और उसको बताना ये कविता का दायित्व है। तो हमको उसको कविता में प्रयुक्त करना चाहिए ऐसे भावों को। तो अखबार के भावों को भी, समाचार पत्र में जो दबे या छिपे हुए भाव है उनको भी उन्होंने वहाँ से निकाल करके और अपनी कविता में प्रस्तुत किया है। ऐसे कवि हैं। तो ये पत्रकारिता और कविता दोनों को जोड़ करके और फिर कविता में प्रस्तुत करते हैं। इसके बाद देखिए, इस काव्य दृष्टि के अनुरूप ही उन्होंने अपनी नई काव्य भाषा का भी विकास किया है और इस प्रकार से पत्रकारिता और कविता दोनों को मिला करके और उनकी जो भाषा है, जिस भाषा का प्रयोग वो कविता में करते हैं, वो उनकी नई भाषा है, स्वयं की भाषा है। वो अपनी भाषा स्वयं खुद बनाते हैं और उस भाषा का प्रयोग हमारे सम्मुख कविता में करते हैं। वे अनावश्यक शब्दों के प्रयोग से प्रयासपूर्वक बचते हैं। रघुवीर साय जी जब कविता में अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं तो जो शब्द उनको अनावश्यक लगते हैं, जो शब्द उनको फालतू लगते हैं, जिन शब्दों का कोई विशेष अर्थ नहीं है, जिनका कोई विशेष उपयोग नहीं है, ऐसे शब्दों को वो कविता में प्रयुक्त नहीं करना चाहते और अपनी कविता में प्रयुक्त करते भी नहीं हैं। भयाक्रांत अनुभव की आवेग रहित अभिव्यक्ति उनकी कविता की प्रमुख विशेषता है। यदि आपसे पूछ ली जाए कि रघुवीर साय की कविता की प्रमुख विशेषता, सबसे प्रमुख विशेषता क्या है, तो आप उसको बताओगे भयाक्रांत, भय, डर, आक्रांत, डर से जो पीड़ित है उसके अनुभवों को
बिना किसी आवेग के अभिव्यक्त कर देना। जो व्यक्ति डर से पीड़ित है उन व्यक्तियों के अनुभवों को क्रोध रहित होकर, आवेग से रहित होकर के और अभिव्यक्ति प्रदान करना, ये उनकी कविता की प्रमुख विशेषता है। एक बार फिर देखिए, प्रश्न पूछा जा सकता है कि रघुवीर साय की कविता की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? तो भय प्लस आक्रांत, भयाक्रांत, भय डर को कहते हैं, आक्रांत डर से जो पीड़ित हैं, जो लोग डर से जो डरे हुए हैं, ऐसे लोगों के अनुभवों को बिना किसी क्रोध के, बिना किसी आवेग के और अभिव्यक्त कर देना, उनको कह देना, उनके भय से पीड़ित अनुभवों को बता देना अपनी कविता में, ये ही कविता की वो प्रमुख विशेषता मानते हैं रघुवीर साय जी। रघुवीर साय ने मुक्त छंद के साथ छंद में भी काव्य रचना की है। देखिए, जो आधुनिक काल और नई कविता के कवि है, उनको देखने पर हमको पता चलता है कि उन्होंने, आधुनिक काल के कवियों ने छंद मुक्त कविता को ही ज़्यादा महत्व दिया, परंतु यहाँ रघुवीर साय इस बात में सबसे निराले हैं, वो सबसे अलग है। उन्होंने अधिकतर कविताएं तो छंद मुक्त कविताएं लिखी है, परंतु कुछ कविताएं उन्होंने विशेष छंदों में भी लिखी है। तो ये इनकी एक विशेषता और हो गई कि छंद में और छंद मुक्त, छंद युक्त और छंद मुक्त दोनों प्रकार की ही कविताएं कहाँ मिल जाती है हमको? रघुवीर साय जी के काव्य में मिलती है। तो रघुवीर साय जी ने छंद युक्त और छंद मुक्त दोनों प्रकार की ही कविताएं अपने जीवन में रची थी। जीवनानुभवों की अभिव्यक्ति के लिए वे कविता की संरचना में कथा या वृत्तांत का उपयोग करते हैं। एक बात और है उनके जीवन की कि जीवन अनुभव, हमारे जो जीवन के अनुभव होते हैं, हम अपने जीवन में जो कुछ भी कार्य करके और अनुभव प्राप्त करते हैं, उन जीवन अनुभवों की जो अभिव्यक्ति है, उन जीवन अनुभवों का जो कथन है, इसके लिए वे कविता की संरचना में कथा का मतलब है कहानी, और वृत्तांत का मतलब है किसी चीज़ के बारे में वर्णन करना। तो इस प्रकार से वो जीवन के अनुभवों की अभिव्यक्ति किसी कहानी या कोई वर्णन के हिसाब से और बताना चाहते हैं। तो जीवन अनुभवों की अभिव्यक्ति वो किसी कहानी के सहारे या किसी वर्णन के सहारे करना चाहते हैं, और इसमें कथा और वृत्तांत का उपयोग वो करते हैं। तो ये रघुवीर साय की कुछ प्रमुख विशेषताएं थी। अब तक हमने उनके जीवन के बारे में पढ़ा, उनकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में पढ़ा, वो किस प्रकार की कविता लिखते हैं, कविता में क्या क्या वो लिखना चाहते हैं, वो कविता में क्या क्या व्यक्त करते हैं, जैसे मानवीय पीड़ा को अभिव्यक्त करना, ये सारी बातें हमने अभी देखी है। अब हम रघुवीर साय जी की काव्य रचना संसार को देखते हैं। उनका रचना संसार कैसा है, उन्होंने कौन कौन सी कविताएं लिखी, कविताओं के संग्रह जो उन्होंने लिखे, उनके नाम क्या क्या है, ये हम देखते हैं। तो अगले के अध्याय में देखिए, उनकी जो प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं उनके नाम इस प्रकार है। पहला है सीढ़ियों पर धूप में, ये इनका काव्य संग्रह है, कविता संग्रह है, सीढ़ियों पर धूप में। दूसरा काव्य संग्रह उनका है आत्महत्या के विरुद्ध, दूसरा काव्य संग्रह आत्महत्या के विरुद्ध है। तीसरा काव्य संग्रह है हंसो हंसो जल्दी हंसो। नाम कितना अच्छा है, हंसो हंसो जल्दी हंसो। और चौथा उनका जो काव्य संग्रह है वो है लोग भूल गए हैं। ये काव्य संग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण है। लोग भूल गए हैं काव्य संग्रह बहुत ही चर्चित है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से इनके 4 काव्य संग्रह यहाँ पर दिए गए हैं। पहला सीढ़ियों पर धूप में, दूसरा आत्महत्या के विरुद्ध, तीसरा हंसो हंसो जल्दी हंसो, और चौथा लोग भूल गए हैं। और रघुवीर साय की जो संपूर्ण रचनाएं हैं वो 6 खंडों में रघुवीर साय रचनावली के नाम से प्रकाशित हो चुकी है। रघुवीर साय की सभी कविताएं और अन्य रचनाएं, ये सब यदि हम एकत्रित रूप में एक जगह देखना चाहें तो वो हम कहाँ देख सकते हैं? रघुवीर साय रचनावली इस नाम से और 6 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। रघुवीर साय रचनावली भाग 1, रघुवीर साय रचनावली भाग 2, रघुवीर साय रचनावली भाग या खंड 3,
रघुवीर सहाय रचनावली खंड 4, रघुवीर सहाय रचनावली खंड 5 और रघुवीर सहाय रचनावली खंड 6। तो इस प्रकार से रघुवीर सहाय रचनावली के 6 खंडों में इनकी लगभग सभी कृतियां हैं वो संग्रहित है और प्रकाशित की जा चुकी है। अब एक विशेष बात, लोग भूल गए हैं, ये इनका बहुत ही महत्वपूर्ण कविता संग्रह है। लोग भूल गए हैं, इस कविता संग्रह पर उन्हें भारत के साहित्य क्षेत्र में दिया जाने वाला तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार उनको प्राप्त हुआ और उस पुरस्कार का नाम है साहित्य अकादमी पुरस्कार। भारत सरकार द्वारा साहित्य के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिए गए जाते हैं उनमें सर्वोच्च पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है, जिसमें 11 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। दूसरा जो प्रमुख पुरस्कार है वो व्यास सम्मान होता है, जिसमें 4 लाख रुपये की राशि प्रदान की जाती है। और तीसरा यदि कोई श्रेष्ठ पुरस्कार भारत सरकार द्वारा साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है तो वो है साहित्य अकादमी पुरस्कार, और वो पुरस्कार लोग भूल गए हैं कविता संग्रह पर रघुवीर सहाय जी को मिल चुका है। लोग भूल गए हैं कविता पर रघुवीर सहाय जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो पूछा जा सकता है कि रघुवीर सहाय को कौन सा महत्वपूर्ण पुरस्कार दिया गया था, तो आप बताएंगे साहित्य अकादमी पुरस्कार। किस कविता संग्रह पर दिया गया था, तब आप बताएंगे लोग भूल गए हैं। तो इस प्रकार से ये इनका रचना संसार है। 4 कविता संग्रह हमने इनके पढ़े। इनकी सारी रचनाएं लगभग सारी रचनाएं रघुवीर सहाय रचनावली के नाम से 6 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है, और लोग भूल गए इनका बहुत ही महत्वपूर्ण कविता संग्रह है जिस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिल चुका है। तो ये रघुवीर सहाय जी का हमने पहले व्यक्तित्व देखा, उसके बाद अभी हमने कृतित्व देखा। रघुवीर सहाय जी का कृतित्व का मतलब है रचना संसार, उनकी रचनाएं, और व्यक्तित्व का मतलब है उनका जन्म, वो कहाँ पले बड़े, कहाँ उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, उनके कविता से संबंधित विचार क्या थे और कहाँ उनका देहावसान हुआ। तो हमने रघुवीर सहाय जी का जीवन परिचय पढ़ा और उनका रचना संसार पढ़ा। अब इस कड़ी में हम इस पाठ के कठिन शब्दार्थों को एक बार देखते हैं। इस पाठ के कठिन शब्दार्थों को एक बार देख लेते हैं, जिससे हमको कविता पढ़ने में आसानी होगी। इनकी यहाँ पर 2 कविताएं ली गई है छोटी छोटी। एक कविता है बसंत आया और दूसरी कविता है तोड़ो। पहली कविता है बसंत आया और दूसरी कविता जैसा कि आप देख रहे हो तोड़ो कविता है। तो सबसे पहले हम बसंत आया इस कविता के कुछ कठिन शब्दार्थों के संबंध में बात करते हैं। देखिए, पहला कठिन शब्दार्थ कूकना। कूकना, इसका अर्थ होता है चिड़िया की स्वाभाविक आवाज़। चिड़िया जो कूकती है उसके लिए कहा गया है। तो कूकना चिड़िया की स्वाभाविक आवाज़ है। अब यहाँ कुहुकना होता है, तत्सम शब्द कुहुकना होता है, जिसका इन्होंने तद्भव शब्द के रूप में प्रयोग किया है और उसको कूकना कर दिया है। कुहू है से हथौड़ा का इन्होंने ऊ से उल्लू, उसे ऊन बना दिया है। तो कूकना, कुहुकना का कूकना कर दिया है, और ये कुहुकना का कूकना तद्भव रूप कहा जाएगा। तो उन्होंने तद्भव शब्दों का प्रयोग अपनी कविता में किया है। हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने तद्भव शब्दों का प्रयोग अपनी कविता में किया है। तो कूकना तद्भव रूप है, जबकि कुहुकना तत्सम रूप है। दूसरा कठिन शब्द है चुरमुराए। दूसरा कठिन शब्द है चुरमुराए। ये है चरमराने की आवाज़। चुरमुराए का अर्थ होता है चरमराने की आवाज़। जब हम चारपाई पर बैठते हैं और वो ढीली होती है तो उसमें से जो आवाज़ आती है उसको चरमराने की आवाज़ कहते हैं। तीसरा कठिन शब्दार्थ है तरुवर। छायादार वृक्ष, जो छाया देता हो ऐसा वृक्ष, उसको तरुवर कहा गया है। तरुवर का अर्थ वैसे वृक्ष होता है, लेकिन यहाँ इसका अर्थ हम छायादार वृक्ष लेंगे जो छाया देता हो। इसके बाद अगला कठिन शब्दार्थ है चौथा फिरकी। फिरकी लकड़ी का या प्लास्टिक का ऐसा खिलौना
जिसको हम ज़मीन पर गोल गोल घुमाते हैं, उसको घुमा कर छोड़ देते हैं तो वो बहुत समय तक घूमता रहता है, कुछ समय तक, उसको कहते हैं फिरकी। तो लकड़ी या प्लास्टिक का खिलौना जो ज़मीन पर गोल गोल घूमता है उसको फिरकी कहते हैं। 5वां कठिन शब्दार्थ है मदन महीना। यहाँ समझिए बच्चों, मदन कामदेव को कहा गया है और कामदेव महीना मास को कहा गया है। तो कामदेव का मास कौन सा है या कामदेव का महीना कौन सा है? तो कामदेव का महीना हमारा जो महीनों में सबसे सिरमौर है उसको कहा गया है बसंत। जो ऋतुओं में जो राजा कहलाती है तो वो बसंत ऋतु। तो मदन महीना कामदेव का महीना, और वो कौन सी ऋतु में आता है? वो महीना बसंत ऋतु में आता है। तो यहाँ बसंत ऋतु की बात की गई है मदन महीने के नाम से। दहर दहर अगला कठिन शब्दार्थ है। दहर दहर धधक धधक कर। दहर दहर का मतलब है धधक धधक कर, अर्थात आग जब बार बार जलती है फिर कम हो जाती है फिर जलती है, उसको धधक धधक कर कहते हैं। दहकना लपट के साथ जलना। दहकना का मतलब जलना होता है, और वो भी कैसे? लपटों के साथ कोई चीज़ जल रही हो तो दहकना, लपट के साथ जलना। ढाक वृक्ष होता है, पलास का वृक्ष। ढाक पलास को कहते हैं, तो ढाक का अर्थ यहाँ पलास होगा। नंदन वन अगला कठिन शब्दार्थ है नंदन वन। इंद्र जो देवताओं के राजा है उसका जो उद्यान है उसको नंदन वन कहा गया है। आनंददायी वन अर्थात जो वन आनंद प्रदान करता हो, जिस वन में जा कर के और हमारा मन खुश हो जाए, हमारे मन में आनंद की भावना आ जाए, ऐसे आनंददायी वन को नंदन वन कहते हैं। और जो इंद्र का उद्यान था उसको नंदन वन कहा जाता था। तो आनंद प्रदान करने वाला वन नंदन वन। मधु मस्त पुष्पों का रस पी करके जो मस्त हो गया हो उसको मधुमस्त कहते हैं। जिसने पुष्पों का रस पीकर जो मस्त हो जाए उसको मधुमस्त कहते हैं। पिक पिक का अर्थ है कोयल, कोयल या कोकिला। पिक का अर्थ होता है नगण्य। ये कठिन शब्दार्थ है नगण्य। इसका अर्थ होता है जो गिनती योग्य न हो, अर्थात तुच्छ, जिसको गिना न जाए। तो नगण्य जो गिनने योग्य नहीं हो, जो गिनती के योग्य नहीं हो, उसको नगण्य कहा जाता है, बिल्कुल तुच्छ। इसके बाद तोड़ो नाम की जो कविता है उसमें भी 3 कठिन शब्दार्थ दिए हैं। व्यापी फैली हुई या फैला हुआ, व्याप्त। व्यापी का अर्थ है फैलाव या फैला हुआ। दूसरा है ऊसर बंजर। इन दोनों का अर्थ वैसे एक ही होता है, अनउपजाऊ। यहाँ अनउपजाऊ जमीन की बात की गई है। बंजर जमीन को कहा गया है, ऊसर अनउपजाऊ को कहा गया है। ऊसर बंजर अनउपजाऊ जमीन जिसमें कुछ पैदा नहीं हो सके, जिसमें कुछ फसलें नहीं उगती है, जिसमें फसल को नहीं उगाया जा सके, उसको ऊसर बंजर भूमि कहते हैं। तो अनउपजाऊ जमीन है यहाँ ऊसर बंजर का अर्थ। चरती परती। चरती का अर्थ है पशुओं के लिए जो चारागाह छोड़ा जाता है, और परती का मतलब है जमीन। तो गांव में हमारे पशुओं को चरने के लिए हम जो एक नियत स्थान छोड़ देते हैं उसको चारागाह कहा जाता है। तो पशुओं के लिए चारागाह आदि के लिए छोड़ी गई जो ज़मीन है उसको इन्होंने चरती परती कहा है। चरती चारागाह, परती ज़मीन। पशुओं के लिए, पशुओं को चरने के लिए जो ज़मीन छोड़ दी जाती है उस छोड़ी हुई ज़मीन को चरती परती कहा जाता है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, हमने आज रघुवीर साय जी का जीवन परिचय, रघुवीर साय जी का कृतित्व और व्यक्तित्व एवं रघुवीर साय जी की रचना संसार पढ़ा, और इसके बाद जो इनकी 2 कविताएं हैं बसंत आया और तोड़ो कविता, इन दोनों के कठिन शब्दार्थों को पढ़ा। अब हम रघुवीर साय जी की इन दोनों कविताओं को अगले भाग में पढ़ेंगे। एक कविता है बसंत आया और दूसरी कविता है तोड़ो। और इससे पहले इन कविताओं का सारांश भी दिया गया है, इन कविताओं का बारे में भी बताया गया है कि ये कविताएं हमसे क्या कहती है, इसके बारे में भी बताया गया है। तो इसको हम अगले भाग में पढ़ते हैं। सभी को शुभ रात्रि।